नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज की परिचर्चा में। और आज हम बात करेंगे केजरीवाल के अधूरे सपनों की। वो केजरीवाल के अधूरे सपनों के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ ओंकार चौधरी जी हैं, जाने माने टिप्पणीकार और ब्रॉडकास्टर। स्वागत है नमस्कार। आपका। ये केजरीवाल जो है वो फिनलैंड क्यों भेजना चाहते हैं अपने शिक्षकों को? फिनलैंड में संजय जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहाँ पर जो एजुकेशन है वो एक अलग लेवल पर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वहाँ के जो टीचर्स हैं, जो शिक्षक हैं, उनका भी एक अलग लेवल है। अगर हम जाकर के सर्च करें और देखें कि फिनलैंड का जो एजुकेशन सिस्टम है वो किस तरह का है और कितना सम्मान वहाँ पर शिक्षक बिरादरी को है, और जाहिर है उच्च कोटि की शिक्षा वहाँ पर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पिछली बार भी जब मनीष सिसोदिया गए थे फिनलैंड के दौरे पर, तो तमाम तरह की खबरें आई थी ना कि कहाँ वो आइसक्रीम खा रहे थे, कहाँ-कहाँ घूम रहे थे, और दूसरी तमाम तरह की खबरें भी आ रही थी उनके संगी साथी जो उनके साथ गए थे। तो दूस सवाल सबसे बड़ा एक्चुअल में ये खड़ा होता है कि क्या हमारे अपने देश के ऐसे कोई मॉडल इनके सामने नहीं है कि वो उनसे कुछ प्रेरणा ले लें या उनसे कुछ सीख लें? हमारे यहाँ की तो बाकी तो छोड़ दीजिए, आधुनिक शिक्षा जो दे रही है, जो हमें सिखा रही है, हाँ, वो नेसेसरी है कई मामलों में। जब आप वैश्विक स्तर पर संवाद करें या कंपटीशन करें, लेकिन ये क्या सब फिनलैंड से पढ़े थे? सत्य नडेला हों या आपके सुंदर पिचाई हों या जितने भी आपके जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त जो प्लेटफॉर्म हैं, सोशल मीडिया मंच हैं, उनके जो सीईओ हैं, या हमारे यहाँ भी जो अब तक टॉप मोस्ट मतलब शिक्षाविद रहे हैं, वो सब फिनलैंड का मॉडल लेकर के ही आगे बढ़े हैं क्या, या उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, या आप जैसे स्वनाम जो अपने एक चेहरा जिन्होंने एक अपना स्थान बनाया है राइटिंग के क्षेत्र में भी, और अ, तमाम मतलब प्रशासनिक और पुलिस जो ऑफिसर्स रहे हैं भारतीय सेवा के, वो सब फिनलैंड वाली जो है एजुकेशन लेकर के उन पदों पर पहुंचे हैं और भारत माता की सेवा की है उन्होंने। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। फिर ये फिनलैंड के प्रति इनका अनुराग क्या है कि ये सैकड़ों लोगों को वहां भेजना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं। और चलिए, अगर आप भेजना भी चाहते हैं, इसमें भी किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, पर आपको रीजन तो बताने पड़ेंगे। अगर आप भारत मतलब दिल्ली सरकार का एक मोटा पैसा आप खर्च कर रहे हैं उस टूर पर या वहाँ पर शिक्षण प्रशिक्षण लेने पर, तो उसके वाजिब कारण तो आपको एलजी को बताने चाहिए। वो आप शायद बता नहीं रहे हैं और इसलिए आपको उसकी परमिशन नहीं मिली है। सही कारण क्या है जो एलजी ने इनकी फाइल रोकी है, उससे तो मैं भी अवगत नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो तकनीकी खामियां ऐसी हैं, कुछ ना कुछ तो ऐसी बातें हैं जो ये कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर को और भारत सरकार को कि ये क्यों वहाँ भेजना चाहते हैं और क्यों इतना मोटा पैसा खर्च करना चाहते हैं। और इनकी जो कुंठा है, बौखलाहट है, हताशा है, निराशा है, उसका आलम हमने देखा है पिछले दिनों। बहाना बना रहे हैं फिनलैंड के टूर को हरी झंडी ना देने का, लेकिन जिस तरीके से ये उस सड़कों पर पर मैं अभी उतरे। आऊँगा। मैं थोड़ा-सा ये शिक्षा के क्षेत्र की जो बात करते हैं, उस पर ही थोड़ा-सा अपनी तरफ जी। से ऐड कर देता हूँ जी। कि ये जो शिक्षा के क्षेत्र में पहले पुराने ज़माने में 80 के 90 के दशक में अलग-अलग जो डोनर संस्थाएँ होती थीं, अलग-अलग देशों की, उनकी सहायता से बहुत सारे प्रोजेक्ट चला करते थे। क्योंकि मैंने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी दिनों तक राजस्थान सरकार में काम किया है।
जी, तो मुझे जी। ध्यान है उस समय हमारे यहाँ जो 2 सबसे अच्छे प्रोजेक्ट, पूरे विश्व के अच्छे प्रोजेक्ट माने जाते थे, वो शिक्षाकर्मी प्रोजेक्ट और लोक जुम्बिश प्रोजेक्ट हुआ करते थे। और लोक जुम्बिश प्रोजेक्ट जो था, वो तो स्वीडन की सरकार के साथ, वो जो स्वीडिश एजेंसी थी, वो उसके द्वारा अनुदानित था। बाद में जब एनडीए सरकार आई थी, तो एनडीए सरकार ने ये देखा कि अलग-अलग राज्य जो हैं, वो अलग-अलग इस प्रकार के एजेंसीज़ के साथ में, और कई जगह वेस्टेड इंटरेस्ट लोगों के हो गए। तो उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान आरंभ करके और ये कर दिया कि भई जिस किसी को भी कोई सहायता देनी है, तो वो सर्व शिक्षा अभियान में दे। और उसके बाद से वो सर्व शिक्षा अभियान लगातार चल रहा है। पहले प्राइमरी लेवल पे चला, उसके बाद सेकेंडरी लेवल पे चला, उसके बाद फिर आपके 10+2 लेवल पे आया। अब तो जो है वो ग्रेजुएट लेवल पे भी आ गया है वो। तो ये जो है, ये एक राष्ट्रीय नीति बन गई थी उस समय से, जो यूपीए 1 और यूपीए 2 में भी चली और उसके बाद भी लगातार चल रही है। तो हमारे केजरीवाल जी जो हैं, वो ये कौन-सी अपनी अलग से ढपली और अलग से राग जो है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। इनको बिल्कुल ही ध्यान नहीं है कि शिक्षा के क्षेत्र में इतिहास क्या है, इसका बेस क्या है, इसकी नींव फाउंडेशन क्या है, पुराने कौन से प्रयोग हो चुके हैं। भई उन्हीं पुराने प्रयोगों को आप क्यों नहीं सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत में लागू कर लेते? बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, ये जो पूरा मामला था, इसको भी इन्होंने ओवरलैप करने की कोशिश की थी। चाहे नई शराब नीति वाले मामले में मनीष सिसोदिया घिरे हों, या जो दूसरे मसले हैं, यानी जो इनके स्कूल, कॉलेज परिसरों में जो इन्होंने रूम वगैरह, नए क्लासरूम वगैरह बनाने का एक पूरा अभियान छेड़ा था, जिसका भंडाफोड़ हो गया बाद में, कि जो टॉयलेट बनाए गए थे, उनको भी इन्होंने रूम बता करके और कुछ बड़ा घपला घोटाला किया है। तो देखिए, संकट वही है, जो एलजी ने जाँच बैठा दी है इनके खिलाफ अलग-अलग मामलों में। ये क्लासरूम का जो निर्माण में बड़ा घोटाला सामने आ रहा है, बसों की खरीद में जो घोटाले की खबरें आ रही हैं, नई आबकारी नीति की जाँच-पड़ताल सीबीआई कर ही रही है, जिसमें एफआईआर में तो एक्यूज़ नंबर 1 थे, मनीष सिसोदिया। आरोप पत्र में अभी उनका नाम नहीं आया है, जाँच प्रक्रिया चल रही हैं, कड़ियाँ जोड़ने का काम चल रहा है। और चूँकि अभी हाल में फिर उनके दफ़्तर या घर पर जाकर के एक कंप्यूटर जो है वो सीबीआई के अधिकारियों ने अपने कब्ज़े में लिया है, इसका मतलब ये है कि उनके खिलाफ जाँच तो अभी मतलब बंद नहीं हुई है। अभी क्लीन चिट जैसी तो कोई बात है नहीं, जो ये इन्होंने बीच में हल्ला मचाया था। तो ये जो शिकंजा कसा जा रहा है और ये जो फाइलें खुल रही हैं, जाँच-पड़ताल हो रही हैं, जो मैं कह रहा था कि ये एक बहाना बनाया गया है। फ़िनलैंड हमारे टूर को ज मतलब हरी झंडी नहीं दी जा रही है, हमारा जो हम जिनको भेजना चाहते हैं उनको नहीं भेजने दिया जा रहा है, उसको एक बहाना बनाया गया है। और फ्रस्ट्रेशन, कुंठा, हताशा, निराशा निकाली जा रही है दूसरे मुद्दों को लेकर के, क्योंकि एलजी ने एक तरीके से इनको पूरी तरीके से घेर लिया है और इनके खिलाफ कई मामलों में जांच बैठ गई है। तो ये इसको पचा नहीं पा रहे हैं। पहले के 2 एलजी थे, उनके साथ भी इनका कन्फ्रंटेशन लगातार चलता ही रहता था। ना नजीब जंग को इन्होंने बख्शा और ना ही बैजल साहब को इन्होंने चैन से रहने दिया। बल्कि बैजल के समय तो वो दृश्य याद होंगे हमें, आपको, दर्शकों को, जब ये उनके प्रतीक्षालय में जाकर के और सोफ़ों पर लेटे हुए दिखाई दिए थे और वहाँ कह रहे थे कि साहब हम धरना दे रहे हैं। मतलब किसी राज्य का मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, दूसरे मंत्री जाकर के इस तरीके से गवर्नर हाउस में या राजनिवास में जाकर के इस तरीके से धरने पर बैठ जाएँ, ये अपने आप में अजूबी बातें तो इन्होंने बहुत सारी की हैं, संजय जी। चाहे पार्लियामेंट के नज़दीक जो देखने को मिल रहा था, ये लिहाफ ओढ़ करके धरने पर बैठ गए थे और 26 जनवरी की परेड नज़दीक आ रही थी। ऐसी बहुत सारी अराजकताएँ ये अतीत में कर चुके हैं
और ये सारी पॉलिटिकल इनकी गिमिक्स होती हैं, आगे इनके निशाने होते हैं। अभी एक और चीज सामने आ गई, ये तो अभी सुर्खियां बनी है, और आज तो एक वीडियो भी आ गया उसका, जो स्वाति मालीवाल ने कहा कि साहब मैं दिल्ली को टेस्ट कर रही थी, दिल्ली पुलिस को टेस्ट कर रही थी, यहाँ की सिक्योरिटी को टेस्ट कर रही थी, और एम्स के पास कहीं जाकर के ये खड़ी हो गई, अपनी टीम के साथ खड़ी हो गई, और बताते हैं एक चैनल भी उसको शूट कर रहा था, एबीपी की खबर आ रही है। और ये जो गाड़ी रुकती थी इनके पास आकर के स्वाति मालीवाल के, उस गाड़ी वाले के नजदीक पहुंच करके लगभग अपना सिर गाड़ी में अंदर घुसेड़ करके उससे पूछ रही थी कि आप मुझे लिफ्ट क्यों देना चाहते हैं, कहाँ छोड़ना चाहते हैं, क्यों छोड़ना चाहते हैं। इस तरह की हरकतें आप रात को 3 बजे कर रही हैं, या करवाया जा रहा है उनके द्वारा, अरविंद केजरीवाल के द्वारा, और वो भी ऐसे समय जबकि लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ आपकी तनातनी जो है इस समय चरम पर है। तो तब आपकी और स्वाति मालीवाल की जो कार्रवाइयां हैं उस पर जो जो आपकी मंशा है उस पर सवाल खड़े होते हैं। 3 बजे रात को आप टेस्ट कर रही हैं कि दिल्ली सिक्योर है या नहीं है। क्या आपको अंजलि की दर्दनाक मौत और उसके साथ जो हादसा हुआ था वो याद नहीं है? क्या आपको निर्भया का वो कांड याद नहीं है? इसके बाद भी आप खुद टेस्ट करने के लिए क्यों जा रही हैं रात को 3 बजे? और अगर जा रही थी तो संबंधित पुलिस स्टेशन को आपको सूचना दे देनी चाहिए थी। अगर आप कुछ इस तरह का कारनामा कर ही रही हैं, बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये लोग होम मिनिस्ट्री को, एलजी को, नरेंद्र मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए, दिल्ली पुलिस को बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और स्वाति मालीवाल को क्या उन्होंने अपना बुद्धि अप्लाई नहीं किया, अपना माइंड अप्लाई नहीं किया कि आप कर क्या रही हैं? वो जो आज वीडियो वायरल हो रहा है उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि पूरा जो है नौटंकी और पाखंड जानबूझ करके किया गया है, क्रिएट किया गया वो सीन। एक गाड़ी आती है, फिर एक चक्कर काट करके फिर आ जाती है, फिर तीसरी बार आती है, और फिर ये उस गाड़ी के ड्राइवर की तरफ चली जाती हैं, और फिर अचानक चिल्लाती हैं, और वो गाड़ी वाला आगे निकल जाता है। मुझे नहीं लगता कि उसने कुछ ऐसी हरकत की होगी जैसी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल बैठ करके की है कि साहब उसने जल्दबाजी में अपना शीशा ऊपर किया, मेरा हाथ उसमें फंस गया, मैं 10-15 मीटर तक जो है घिसटती रही, मेरा हाल भी अंजलि वाला होता अगर मुझे भगवान ना बचाता। क्यों आप ऐसा कर रही हैं जानबूझ करके? आप मतलब पुलिस को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं, होम मिनिस्ट्री को बदनाम करने की। और जिस राजधानी में आप शासन में हैं, सत्ता में हैं, मजे ले रहे हैं एक तरीके से व्यवस्था का, उसी दिल्ली को आप बदनाम करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो कई रूपों में इधर अरविंद केजरीवाल के ये फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रहे हैं। एक और घटना का उल्लेख मैं जरूर करना चाहूंगा। दिल्ली विधानसभा में खड़े होकर के, सदन में खड़े होकर के ये इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में काफी आपत्तिजनक बातें बोल चुके हैं, बहुत जी, जी, अभद्र भाषा बिल्कुल। में बोल चुके हैं। एलजी और के विरुद्ध तो इन्होंने बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया। और इस बार तो एलजी के खिलाफ इन्होंने बहुत ही आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है कि साहब ये एलजी कौन होता है, कहाँ से आया है, हमारे सिर पर बैठा दिया गया है। अरविंद केजरीवाल किसको मूर्ख बनाते हैं? या जो एक आईआईटीएन के बारे में थोड़ा बहुत सम्मान है उसको भी खत्म कर देना चाहते हैं? क्या इनको पता नहीं था जब ये दिल्ली विधानसभा का चुनाव पहली बार लड़ रहे थे और राजनीति में उतरने का इन्होंने फैसला किया था कि दिल्ली जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र के अधीन यहाँ पर सरकार काम करती है, और 2-3 विषयों को छोड़ करके जो बाकी विषय हैं वो दिल्ली गवर्नमेंट के अधीन हैं। तो ये शुरू से ही उन 2-3 चीजों पर भी कब्जा क्यों जमाना चाहते हैं? ये मामला हाई कोर्ट भी गया है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया है, वहां से व्यवस्थाएं दे दी गई हैं।
इसके बावजूद अगर आप ये पूछते हैं कि ये एलजी कौन होता है, ये हमारे सिर पर लाकर बैठा दिया गया है, तो क्या आपको पता नहीं है कि एलजी ही मेन बॉस है दिल्ली सरकार का? ये तो सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है। तो आप सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मानेंगे, किसी की नहीं मानेंगे। और चूंकि आपको पता है कि सदन के भीतर अगर आप कुछ भी बकवास कर रहे हैं तो उस पर बाहर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है, इसलिए आप नाजायज उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं सदन की। सदन की अपनी एक गरिमा होती है, एक मर्यादा भी होनी चाहिए किसी भी गवर्नमेंट की, किसी भी मुख्यमंत्री की। और अभी तक तो हमने ऐसे सीन नहीं देखे हैं किसी राज्य में कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री जो संवैधानिक मुखिया है उस राज्य का, उसके बारे में इतनी आपत्तिजनक भाषा में सदन के भीतर बात करता हो, जो ऑन रिकॉर्ड जाती है और जो हमेशा के लिए रिकॉर्ड पर रह जाती है। तो इस तरह की जो हरकतें हो रही हैं, कहीं न कहीं मुझे लगता है कि फ्रस्ट्रेटेड हैं। क्यों हैं? ये ज़रूर खोज का विषय है संजय जी। ऐसा तो नहीं कि इस समय वो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था जो कल ही रिजर्व हुआ है, उसमें ये जुडिशरी के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए इस तरह का कार्य कर रहे हो, क्योंकि उसमें जो है इनके अधिकारों की विवेचना हो रही है। अभी 4-5 दिन पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, चंद्रचूड़ ने एक टिप्पणी की है, और जो शायद एडिशनल सॉलिसिटर जनरल उस दिन उपस्थित थे अदालत में उनकी, तो उन्होंने एक सवाल पूछा कि सब कुछ फैसले अगर केंद्र सरकार को ही लेने हैं तो फिर दिल्ली सरकार का क्या काम है? और मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को बस एक, वो कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, तो इनको जो है वो एक संबल मिल गया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से, और उसके बाद से ये अचानक आक्रामक हुए हैं। वरना हिमाचल और गुजरात के चुनाव नतीजों के बाद से हम और आप देख रहे थे कि ये चुप थे। लोग भी सोशल मीडिया पर पूछ रहे थे कि ये अरविंद केजरीवाल कहाँ हैं? बीच में 1-2 घटनाएं ऐसी हुई हैं जब इनके स्टेटमेंट नहीं आए थे, तो पता लगा कि विपश्यना के लिए कहीं गए हैं, बेंगलुरु या कहीं गए हैं, तो वो भी हफ्ता 10 दिन का था। उसके बाद ये आए, फिर भी थोड़ा खामोश रहे। और इधर जो मामले, ये जो आपने जिक्र किया है कि अधिकार क्षेत्र को लेकर के जो फैसला आना है, उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं तो ये व्याकुल होंगे, परेशान होंगे। लेकिन चीफ जस्टिस ने जो एक तरीके से केंद्र पर सवाल खड़े किए हैं, तो मैं यहाँ चीफ जस्टिस से भी पूछना चाहता हूँ, क्या चीफ जस्टिस को पता नहीं है कि जो केंद्र के अधीन राज्य काम करते हैं, जो जिनको अर्ध राज्य का दर्जा दिया जाता है एक तरीके से, और दिल्ली तो चूंकि राष्ट्र की राजधानी भी है, तो यहाँ तो किसी को फुल फ्लैश राज्य सरकार चलाने की या उनके अधीन पुलिस देने की, या होम मिनिस्ट्री का जो काम है वो सारा उनके सुपुर्द कर देने का कोई मतलब ही नहीं उठता है। बल्कि मैं तो अपने प्रोग्राम में अतीत में कहता भी रहा हूं कि पूरी दुनिया में शायद ही ऐसी व्यवस्था कहीं हो जहां दिल्ली में इस समय चल रही है कि एक राज्य सरकार भी है, केंद्र भी है। अरे भाई, जो राष्ट्रीय राजधानी है वहां पर किसी इस तरह की अराजक सरकार का, अराजक मुख्यमंत्री का कोई मतलब नहीं है। ये जो पहले सिस्टम था वही बहाल कर देना चाहिए, और यहाँ चुनाव बंद करा देने चाहिए। यहाँ की विधानसभा पर, यहाँ के दिल्ली गवर्नमेंट के सचिवालय पर ताला जड़ दिया जाना चाहिए, या वो प्रशासनिक अधिकारी अपने काम करते रहे। यहाँ मुख्यमंत्री, विधानसभा की जरूरत ही नहीं है। ये रोज रोज का जो कन्फ्रंटेशन है, और जो दिल्ली का एक विकास होना चाहिए था समग्रता में, जिसके संकेत 2013 के भाषणों में हमें देखने को भी मिले थे जब प्रधानमंत्री दिल्ली में रैलियां करते थे, तो वो सारी चीजें जो हैं वो इसलिए कभी सिरे नहीं चढ़ पाए कि अगर केंद्र सरकार यहाँ पर जो ब्लूप्रिंट उन्होंने मोटे तौर पर उस समय लोगों को दिखाया था, दिल्ली के लोगों को, वो अगर जमीन पर उतारने की कोशिश भी करेंगे तो उसका सारा श्रेय तो अरविंद केजरीवाल ले जाएंगे। तो फिर तो
ये कभी यहाँ की सत्ता से अलग होंगे ही नहीं। कुछ इनको गिमिक्री आती हैं, कुछ लोगों का एक तरीके से मैं कहूँगा कि उल्लू बनाना इनको आता है, झांसे में लेकर के उनके वोट बाय करने का इनको तरीका भी आता है, और उसी का नतीजा है कि दिल्ली में लगातार ये सत्ता में बने हुए हैं। और अब तो एक पंजाब भी इनके हाथ में आ गया, वो भी कैसे आया है हम सब जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रति वो 13 महीने के आंदोलन ने एक ऐसा विश्वमन वहाँ कर दिया था, और उससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी कोई पंजाब में बड़ी ताकत कभी रही नहीं, वहाँ हमेशा अकाली दल की पिछलगू बन करके रही, उसका थैला उठाने की भूमिका में रही। और कांग्रेस से लोगों की नाराजगी इतनी ज़्यादा हो गई थी, और अकाली दल का जो 10 साल का कुशासन था, उससे भी लोग बिल्कुल परेशान हो चुके थे, इसलिए इनको चुन लिया गया। पर उसके बाद से इनको लग रहा है, इनको ये गलतफ़हमी हो रही है कि जैसे फिर से जो 2014 में इनको गलतफ़हमी थी कि वाराणसी में नरेंद्र मोदी के खिलाफ जाकर लड़े थे और 434 लोकसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट भी खड़े कर दिए थे। ये अलग बात है कि 416 की जमानतें जब्त हुई थी, लेकिन वैसी ही गलतफ़हमी इनको फिर से हो रही है। आपने पंजाब का उल्लेख किया, तो पंजाब में तो वस्तुतः भगवंत मान को तो इन्होंने एक तरह से डमी चीफ मिनिस्टर बना रखा है। उस तरह का डमी चीफ मिनिस्टर तो कांग्रेस का भी कोई जो मुख्यमंत्री हैं, उनको भी अपना कार्य करने की स्वतंत्रता है। यहाँ से किसी को वहाँ बैठाल नहीं दिया गया है। और आप जानते हैं कि इस समय तो इनके जो दूत हैं, वो बैठ के पंजाब भवन से और चंडीगढ़ में बैठ के, और यहाँ तक कि वहाँ के जो चीफ सेक्रेटरी हैं, उनकी बैठकों तक में बैठ के भगवंत मान के ऊपर राघव चड्ढा बैठ के पूरी तरह से उनको डमी बनाकर वो सरकार जो है वो अरविंद केजरीवाल चला रहे हैं परोक्ष रूप से। और लगातार वहाँ पर खालिस्तान की एक्टिविटीज बढ़ती चली जा रही, जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का नियंत्रण करने की इनमें इच्छा शक्ति नहीं है, या फिर ये संभवतः जानबूझ के कर रहे हैं अपने खालिस्तानी पेट्रन्स को ओबलाइज करने के लिए। संजय जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो रेस किया है। सूचनाएं तो मेरे पास भी आती रहती हैं, क्योंकि मैं चंडीगढ़ कई साल रहा हूँ। अमर उजाला जब वहाँ से शुरू किया था तो मैं ही वहाँ इंचार्ज था, तो वहाँ बहुत सारे मित्र हैं और जानकारियाँ मिलती रहती हैं, पंजाब की भी, हिमाचल की भी, और हरियाणा की। तो हरियाणा में तो मैं बहुत सालों तक रहा हूँ। तो पंजाब का हाल इस समय बहुत बुरा है। एक और पॉइंट जिसकी तरफ आपने इंगित किया है, खालिस्तान वाला जो पॉइंट है, ये इस समय वहाँ सबसे खतरनाक स्थितियां पैदा हो रही हैं। फिर से वो लोग सक्रिय हो गए हैं, वो दमदमी टकसाल वाले और जो दूसरे ग्रुप्स थे जिनके अमृतसर में हेडक्वार्टर रहे हैं, ये लोग सारे सक्रिय हुए हैं। इसके अलावा जो एक नया खतरा पैदा हो रहा है, वो है कि जम्मू कश्मीर में जब से सख्ती हुई है और जो घुसपैठ के पॉइंट्स पर निगरानी कई स्तर की बढ़ा करके वहाँ घुसपैठियों को, आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज किया जा रहा था, मारा जा रहा था, वहीं ख़त्म करके उनको निपटाया जा रहा था। उनके जितने भी कमांडर थे या जो उनके सो कॉल्ड लड़ाके थे, उनको जिस तरीके से निपटाया गया है, तो अब पंजाब बॉर्डर से ये घुसपैठ और ड्रोन के जरिए सीमा पार से हथियार और जो ड्रग्स वगैरह हैं वो ड्रॉप किए जा रहे हैं पंजाब में। ये इतना बड़ा खतरा है, और इसके बारे में हमारे बहुत सारे जो विश्लेषक रहे हैं वहाँ के, वो इस खतरे को बता रहे थे, भांप रहे थे कि जरा देखिएगा, अगर अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार वहाँ बन जाती है तो उसके बाद ये चीज़ें किस तरीके से बढ़ेंगी। और वही खतरा हमें अब दिखाई दे रहा है। जो आप बता रहे हैं कि कैबिनेट की बैठकों में बाहरी लोग बैठते हैं, जिन जो अनटाइटल नहीं है वहाँ बैठने के, ऐसे लोगों को भी बिठाया जाता है। और राघव चड्ढा तो वहाँ के सुपर चीफ मिनिस्टर हैं, और इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल जो हैं, वो ठीक वैसे ही ट्रीट कर रहे हैं भगवंत मान को, जैसे सोनिया गांधी कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह को ट्रीट किया करती थी।
केवल नाम के वो सीएम हैं। जैसे मनमोहन सिंह को कभी नहीं बताया गया कि आप ही रियल में प्राइम मिनिस्टर हैं, इसी तरीके से भगवंत मान को भी नहीं बताया जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर आप ही हैं। उनको शायद 1 मिनट के लिए भी ये एहसास नहीं हुआ होगा कि पंजाब को वो गवर्न कर रहे हैं, वो उनके हाथ में पंजाब की कमान है। जो अभी मैंने ज़िक्र किया था कि हैदराबाद से करीब 200 किलोमीटर दूर खम्मम में केसीआर ने एक रैली की थी टीआरएस से बीआरएस बनाए जाने के बाद जो है, और वो शक्ति प्रदर्शन में अखिलेश को भी बुलाया था, इनको भी बुलाया था। भगवंत मान को इसलिए वहां ले जाया गया ताकि पंजाब सरकार का जो जहाज है जी। उसकी चड्ढी ले सके अरविंद केजरीवाल। तो ये जानबूझकर एक ऐसे हालात क्रिएट कर दिए गए हैं भगवंत मान के। अच्छा, गुजरात में भाई आप पंजाबी बोलते हो, हिंदी आप बोल नहीं पाते हो, भगवंत मान को बार बार गुजरात क्यों ले जाया जाता था? उनको भी कहीं किसी रोड शो में लगा दिया जाता था, ये अपनी सभाएं करते थे, उसके बाद फिर पंजाब गवर्नमेंट के उस जहाज से ये वापस आ जाते थे। तो उनका तो ये पूरी तरीके से मिसयूज कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे गलत काम हो रहे होंगे, और उनके लिए जिस तरीके से ये यहाँ दिल्ली में कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं किसी डिपार्टमेंट की, यानी साइनिंग अथॉरिटी इन्होंने खुद को नहीं रखा है। साइनिंग अथॉरिटी यहाँ बड़ी चालाकी से सारे मंत्रियों को ही रखा है कि फंसेंगे तो वो फंसेंगे। इसी तरीके से मुझे लगता है कि पंजाब में भी ये फुल एंजॉय कर रहे हैं वहाँ की सत्ता को, तमाम गलत काम हो रहे हैं। अगर फंसेंगे तो भगवंत मान और वहाँ के मंत्री फंसेंगे, अरविंद केजरीवाल वहाँ से भी साफ बच करके निकल जाएंगे। तो इस तरह की राजनीति अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। अब आपने जो ये अभी उल्लेख किया कि ये खम्मम गए थे, तो ये खम्मम क्या करने गए थे? वहाँ के 5 मुख्यमंत्रियों में इनका क्या काम था? इनके तो लोकसभा में एक भी सीट नहीं है आज की डेट में, और आगे भी पंजाब के अतिरिक्त कहीं और से आने की संभावना नहीं है। इससे बड़ा मजाक कोई हो नहीं सकता है जो कुछ हमने अभी खम्मम में देखा है। 2-3 घटनाएं वहां ऐसी हुई हैं जिनसे लगता है कि ये जो पाखंड की राजनीति करते हैं, दिखावे की राजनीति करते हैं, अगर आप मन से वाकई सच्चे नहीं हैं और दिखावा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप एक्सपोज तो हो जाएंगे। वही हुआ यदाद्री में एक मंदिर का पुनर्निर्माण जीर्णोद्धार किया गया है, और उसका श्रेय के चंद्रशेखर राव की सरकार ले रही है। तो वहाँ रैली में जाने से पहले ये 5-6 लोग मंदिर में मत्था टेकने के लिए गए थे। वहाँ का एक विजुअल आया है, एक महिला है जो थाल लेकर के इन सब को टीका लगाने के लिए पहुंचती हैं, और पिनराई जो है विजयन, वो रोली टीका लगवाने से इनकार कर देते हैं। और वहां पर देखा गया कि जो आयोजक हैं केसीआर, वो फिर इशारा करते हैं उस महिला को कि आप पीछे जाइए, पीछे जाइए। यानी वो जो सीन क्रिएट हो रहा था वो समझ गए थे कि ये कैमरों में कैच हो रहा है, कैप्चर हो रहा है, और इसके बहुत गलत संदेश जाने वाले हैं पब्लिक में। एक सीन तो ये क्रिएट हुआ। फिर मंच पर जब पहुंच गए और इनके जो भाषण हुए उसमें भी समझ में आया कि अंतर विरोध हैं। वहां जो होर्डिंग्स लगे हुए थे, बड़े बड़े कटआउट लगे हुए थे इन सारे नेताओं के, उनको अगर ध्यान से देखें तो केसीआर जो है वो बाकी सबको लीड करते हुए उनके कदम आगे की तरफ दिखाए गए हैं, उनका कटआउट बड़ा दिखाया गया है। तो उन्होंने अखिलेश यादव को, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान को, डी राजा को और विजयन को बुला करके एक तरीके से अपने को अगवा घोषित कर दिया। इस जो ये आपके 5-6 लोगों का जो नया गुट उभर रहा है। दूसरा कौन नहीं जानता है संजय जी के केसीआर खेल क्या कर रहे हैं।
केसीआर अच्छी तरीके से जानते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी की क्या हालत हुई थी। 17 में से केवल 9 सीटें जीत पाए थे। उनकी अपनी बेटी के कविता भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के सामने करीब 71,000 वोटों से हार गई थी। तो ये हालत जिस पार्टी की हो और जो लगातार मुख्यमंत्री रहते हुए एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का सामना कर रहे हों और इसी साल के आखिर में वहां पर चुनाव भी हैं, तो उनको लग रहा है कि जैसे चंद्रबाबू नायडू ने तमाशा किया था 2019 के चुनाव से पहले, वैसा ही कुछ गिमिक करके लोगों को भ्रम में डाला जा सकता है। एक वातावरण क्रिएट किया जा सकता है कि देखिए हमारे पक्ष में कितने लोग हैं, कितने नेता हैं और हमारे साथ जो है पब्लिक भी है। सत्ता में रहते हुए 1,00,000-2,00,000 की भीड़ जुटाना किसी के लिए कभी मुश्किल नहीं होता है। हमने तो हरियाणा में ऐसी-ऐसी रैलियां देखी हैं ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी की, जिनसे पूरा शहर जो है वो जाम होकर के रह गया। लेकिन जब वोट पड़े तो समझ में आया कि कितने वोट जो हैं उनको मिले हैं, उनके कैंडिडेट को मिले हैं और कुल मिलाकर के कितनी सीटें मिली थी। 90 में से 1 सीट मिली थी जो अभय चौटाला जीत पाए थे एलनाबाद वाली। बाकी 89 सीट उनके पास नहीं थी। तो ये जमीन पर जो कुछ चल रहा है उसको झुठलाने के लिए या लोगों को भ्रम में रखने के लिए इस तरह की हरकतें होती हैं। जो इनके साथ इकट्ठा थे मंच पर, अब जरा उनकी पैमाइश ले लीजिए। एक बात तो आपने बता दी कि अरविंद केजरीवाल के पास अब लोकसभा में एक भी सीट नहीं है। एक जी। थी 2019 में जी। संगरूर वाली, लेकिन जी। संगरूर में भगवंत मान को हटा करके यानी उनसे वहां से इस्तीफा दिला करके उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। और जब उसका उपचुनाव हुआ तो फिर आतंकवादियों, खालिस्तानियों, अलगाववादियों के जो संरक्षक कह लीजिए, समर्थक कह लीजिए, सिमरनजीत सिंह मान जीत गए वहां से, तो वो सीट भी गई। दिल्ली में तो ना इनका खाता 2014 में खुला, ना इनका खाता 2019 में खुला और 2024 में भी खुलेगा इसकी कोई दूर दूर तक संभावना दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि जब राष्ट्र की बात होती है, प्रधानमंत्री पद की बात होती है, तो दिल्ली की जनता एकदम अलग तरीके से बिहेव करती है। विधानसभा चुनाव के लिए ठीक है, जो आप फ्री फ्री का लोभ लालच देते रहते हैं तो वो उसमें बहुत सारा तबका है एक जो आपकी बातों में आ जाता है। पंजाब से कुछ सीटें ये लोकसभा चुनाव में ला सकते हैं, लेकिन अभी तो नहीं है ना। अभी तो लोकसभा में इनकी एक भी सीट नहीं है। अखिलेश यादव जो दूसरे आमंत्रित नेता थे वहां पर, सो कॉल्ड संभावित तीसरे मोर्चे के एक चेहरे, 2014 में 5 सीट, 2019 में भी 5 सीट और विधानसभा चुनाव में भी तमाम जोर लगाने के बावजूद, 6-7 छोटे-छोटे दलों को मिलाने के बावजूद, सारे सामाजिक समीकरणों को मिलाने के बावजूद 125 सीटों तक पहुंचे अपने सहयोगी दलों के साथ और अकेले समाजवादी पार्टी 111 सीटों पर। तो ये सारे फ्यूज बल्ब हैं। विजयन ठीक है, विधानसभा चुनाव जीत गए थे पिछली बार कांग्रेस की काहली की वजह से, राहुल गांधी और दूसरे उनके रणनीतिकारों के मतलब वहां ना जाने से, लोगों से का विश्वास अर्जित ना कर पाने की वजह से। पर लोकसभा चुनाव में तो वहां मैक्सिमम सीटें कांग्रेस ने जीत ली थी। तो वामपंथियों का तो वैसे ही सुपड़ा साफ है। पश्चिम बंगाल में खत्म हो गए, त्रिपुरा में खत्म हो गए, ले दे करके केरल में बचे हुए हैं। तो ये सारे फ्यूज बल्ब थे जो वहां पर इकट्ठा किए गए थे। इनसे कोई किसी भी तरह का इम्पैक्ट आएगा, प्रभाव पड़ेगा, मुझे लगता नहीं है। और एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि नीतीश बाबू वहां क्यों नहीं थे, ममता बनर्जी वहां क्यों नहीं थी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार वहां क्यों नहीं थे। तो जब आप विपक्षी एकता की बात करते हैं और नॉन कांग्रेस, नॉन बीजेपी किसी फ्रंट की बात करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग राज्यों के क्षेत्रीय दलों के सर्वे सर्वा हैं जो आपके साथ नहीं हैं। तो ये सिवाय तेलंगाना की अपनी जमीन बचाने की कवायद के अलावा मुझे लगता नहीं है कि इसका कोई और इम्पैक्ट आने वाला है या कोई थर्ड मोर्चा भी अस्तित्व में आने वाला है। जी, और एक बात और भी है कि इस समय ये बहुत असहज हो रहे हैं
दिल्ली के मेयर के इलेक्शन को लेके ये क्यों असहज हैं? इनको तो बहुत कॉन्फिडेंट होना चाहिए, आत्मविश्वास से लबरेज होना चाहिए कि दिल्ली के मेयर का इलेक्शन ये जीत जाएंगे। अब तो 3 मेयर भी नहीं, एक ही मेयर है। अभी कुछ दिन पहले चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा खेल कर दिया। वहां सिर्फ एक वोट से अरविंद केजरीवाल की पार्टी का मेयर नहीं बन पाया और भारतीय जनता पार्टी का मेयर बन गया। तो एक काम तो वहां चंडीगढ़ में ऑलरेडी हो चुका है। वहां भारतीय जनता पार्टी ने मेयर का पद इनसे एक तरीके से छीन लिया है। और यहाँ भी जो पार्षदों का मनोनयन हुआ है, हालांकि उनमें से कुछ ऐसे हैं जो वोट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब तो मेयर डिप्टी मेयर के चुनाव का ऐलान कर चुके एलजी। इनको लगता है कि जो चंडीगढ़ में हुआ है वो दिल्ली में भी हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो किसी भी चुनाव को मतलब नॉन सीरियसली नहीं लेती है, सीरियसली लेती है। और जिस तरह के बयान आए थे और जिस तरह के टकराहट चल रहे हैं इस समय, जिस तरह की ये गिमिक्री कर रहे हैं, जिस तरीके से एलजी के ऊपर बरसे हैं या केंद्र सरकार पर बरसने की कोशिश करते रहे हैं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में भी कुछ ऐसी ही कलाकारी कर दे तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इसलिए ये काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं संजय जी। लेकिन चंडीगढ़ में तो मार्जिन कम था, यहाँ तो मार्जिन काफ़ी है इनका। लगभग 25 सीटों का मार्जिन है बीजेपी में और इनके बीच में। जी हाँ, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब टिकटों का बंटवारा हो रहा था, चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो तब ऐसे कई कांड सामने आए थे जिनमें कहा गया था कि 80 लाख मांगे गए हैं टिकट के लिए या 90 लाख की मांग की जा रही है। और ऑन कैमरा वो सारी चीजें स्टिंग ऑपरेशन की तरह सामने आए थे। तो जिन्होंने पैसे दे कर के टिकट खरीदा होगा, हाँ ठीक है, आगे चल कर के अगर आपका अपना मेयर बन जाता है, आप अलग अलग कमेटियों में सर्वे सर्वा बना दिए जाते हैं, तो आपके पास एक मौका होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी इस खेल में अब उस्ताद है, ये तो हमें मान करके चलना पड़ेगा। अलग अलग नगर निगमों में भले ही ना हुआ हो, लेकिन राज्यों में तो कई ऐसे उलटफेर किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, तो इसलिए ये आशंकित होंगे जरूर। ये तो बड़ी अजीब सी बात हो जाएगी कि साहब कि आपने इतनी मेहनत से और मेयर का चुनाव जीता। हालांकि उसमें भी मुझे लगता है कि शायद अगर 3 अलग अलग ही रखते तो बीजेपी को उसमें अधिक फायदा होता, जैसे पिछली बार हुआ था। एक होने से बीजेपी का ही नुकसान हो गया यहाँ तो। ये बात तो ठीक है, लेकिन जो पूर्वी दिल्ली का नगर निगम था वो तो लगातार घाटे में ही चल रहा था और तमाम प्रयासों के बावजूद वो चीज़ें पटरी पर आ नहीं रही थी। और इन्होंने भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। एज चीफ मिनिस्टर जो आपके दायित्व होते हैं लोकल बॉडीज़ के लिए, टाइमली आप फंड जारी करें उनको ताकि किसी तरह का कोई क्राइसिस ना आ जाए, या जो बेसिक जो सुविधाएं नागरिकों को देनी होती हैं उसमें किसी तरह की रुकावट ना आ जाए। तो इन्होंने जानबूझ करके एक क्योस क्रिएट करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए, एक तरीके से लोगों में उसके प्रति आक्रोश व्याप्त हो, इसके लिए इन्होंने कुछ फंड रोके थे, जिसकी डिटेल जानकारी अमित शाह ने अपने भाषण में दी थी जब तीनों नगर निगमों को फिर से एक करने का प्रस्ताव उन्होंने रखा था। डिटेल जानकारी उन्होंने दी थी कि किस तरीके से कितने हजार करोड़ रुपए रोक करके रखे थे इन्होंने, वो रिलीज नहीं किए थे। पर वो कई बार लोगों की स्मृति में वो चीज़ें रह नहीं जाती हैं। और कई बार जब इतना लंबा कार्यकाल किसी पार्टी का हो जाता है, वो हमने छत्तीसगढ़ में भी देखा था जब 15 साल बाद डॉक्टर रमन सिंह की सरकार जो है वो विदा हो गई थी और कांग्रेस को 2/3 मेजोरिटी वहाँ पर मिल गई थी। इसी तरीके से जब एक ही चेहरा या एक ही पार्टी का शासन गुजरात को छोड़ दें,
तो बाकी जगहों पर, चाहे मध्य प्रदेश में भी जब 15 साल हो गए थे, तो किस तरीके से बहुत कम मार्जिन से, लेकिन बीजेपी हार गई थी और कांग्रेस जीत गई थी। तो वैसा ही दिल्ली में भी हुआ है, जो एमसीडी का चुनाव हुआ है। इसमें हालांकि भारतीय जनता पार्टी की उतनी बड़ी डिफीट नहीं थी जितना कि टेलीविजन चैनलों के सर्वे में दिखाया जा रहा था। फिर भी 100 के आसपास बीजेपी चली गई और ये थोड़ा नीचे रह गए, जबकि इनको दिखाया जा रहा था कि ये पौने 200 तक सीटें जीत सकते हैं। आम आदमी पार्टी के लोगों ने तो कहा था कि हम 200 के पार जाएंगे, तो वैसा नहीं हुआ। पर फिर भी मेरा ये मानना है निजी तौर पर कि अरविंद केजरीवाल की अपनी घबराहट अपनी जगह हो सकती है। अभी भी मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का मेयर शायद ही बन पाए। मेयर तो आम आदमी पार्टी का ही बन जाएगा। जी, तो कहने का मतलब ये है कि केजरीवाल जी की स्थिति वही है कि 9 दिन चले 2.5 कोस। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इस चर्चा को अब यहीं पर हम विराम देंगे। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को लाइक का बटन दबाकर और इस चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके हमें सहयोग करके हमें इसमें सहयोग करें। और साथ में जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया उसको शेयर भी कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद ओंकार जी। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार।